रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपदा बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव पर चर्चा की है। हाथी बड़कला में विभागों की लापरवाही से खतरे की जद में आया महाकाली मंदिर। बारिश में रोड और नाले के गंदे पानी में लबालब भर जाता है मंदिर। नालों की पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं। डीजीपी उत्तराखंड की पैरवी में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर रेणुका देवी को बनाया गया कमेटी अध्यक्ष। कमेटी महिला अपराधों की जांच कर सौंपेंगी रिपोर्ट। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ता ने रमेश चंद्र के नेतृत्व में नए केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया। सीएम धामी के प्रयासों से 8 एकड़ भूमि पर निर्माण, लगभग 25 करोड़ की लागत से बन रहे विद्यालय का 80% कार्य पूर्ण। 1 सितंबर यानी विश्व हिंदू परिषद के 60वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तावित। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। रामलीला ग्राउंड खटीमा में होगा यज्ञ का आयोजन। सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम का होगा मंचन। कैबिनेट मंत्री ने मसूरी में ढहे पुश्ते और लंढौर बाजार की सड़क क्षतिग्रस्त के नुकसान का निरीक्षण किया है। भारी बारिश के कारण हुआ नुकसान, क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में एससी के निर्देश पर शुरू हुआ रेलवे की भूमि का सर्वे। कई विभागों की 6 अलग अलग टीमों और पुलिस फोर्स लगाई गई है। मुसलमानों ने रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर 4000 मकान बनाए। सामाजिक कार्यकर्ता और मजदूर संघ ने एसडीएम मसूरी से माफी मांगी। धरने स्थल पर एसडीएम मसूरी के खिलाफ कहे थे अपशब्द। मजदूर संघ के अध्यक्ष ने कहा कि एसडीएम ने हमेशा से हमारा साथ दिया है। महिला अपराध पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी घटना में त्वरित कार्रवाई सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। कांग्रेस आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान भी झांके। खटीमा में सीएमओ चिकित्सालय पहुंचे और अस्पताल की सभी सुविधाओं का निरीक्षण किया। मरीज से की बातचीत, सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही सुविधाओं को और भी ज्यादा बढ़ाने का आश्वासन दिया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको खबर बता दें, जहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून के हालात सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में आज भी पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरह की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती है। अब ताजा मामला न्यू कैंट रोड हाथी बड़कला स्थित महाकाली मंदिर के आसपास स्थित पूरे इलाके का है। यहाँ पर महाकाली मंदिर परिसर के भीतर और आसपास बरसात में 4-4 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे मंदिर को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जल भराव के कारण मंदिर खतरे की जद में आ गया है। महाकाली मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया है कि मंदिर के सामने सड़क के दूसरी तरफ एक नाला बनाया गया था, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस और कॉलोनी का बरसात व अन्य गंदा पानी आता है। इस नाले से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न करते हुए उसे मंदिर के सामने वाले छोटे नाले से जोड़ दिया गया है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि संबंधित विभाग द्वारा यहां पर जो भी नाले बनाए गए हैं उनके निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा मंदिर समिति को भुगतना पड़ रहा है और मंदिर को काफी नुकसान भी हो रहा है। इसमें नाला बनाने वाली पीडब्ल्यूडी की गलती भी है। जब नाला बनाया गया तो उसकी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं गई? उसमें जो नाला इस साइड बनाया गया, उसमें जो जिस ठेकेदार ने बनाया, जिसने बनाया, उसकी गलती की नाला पूरा नहीं बनाया गया। फिर जो बगल के प्लॉट में नाला था, जिसमें
पुरानी व्यवस्था थी उसकी भी गलती है कि नाला बंद करने के टाइम पर उसे प्रशासन को सूचित करना चाहिए था कि हम इस नाले को बंद कर रहे हैं, इसलिए इसकी आप व्यवस्था करें पहले। और बहुत टाइम से एक नाला चल रहा था, तो इसमें सबकी गलती है, लेकिन भुगतना मंदिर को पड़ रहा है। और इसका स्थायी समाधान अभी तक ढूंढने कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब तक नालों में पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तब तक इसका समाधान नहीं है। आप लोग मंदिर को सारी दीवार साहब नीचे बैठ गई, चारों तरफ जो है दरारें पड़ गई है, मंदिर के चारों तरफ दरारें पड़ गई। हमने 3 मोटर लगा रखी है पानी की निकासी के लिए 3 मोटरें लगा रखी है, लेकिन जो है कितना पानी झेलेगी मोटर। कल रात को भी हमने जो है कम से कम जो है 4-4 फीट पानी पूरे हॉल में भर गया, जिसके कारण जो है पूरे कपड़े मंदिर के अलमारियों में पानी घुस गया, बक्सों में पानी घुस गया, बिस्तर सारे हमारे सारे ख़राब हो गए। हम तो खुद जो है पूरी रात भर जो है यहाँ जो है बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून हाथी बड़कला से, जहां पर बारिश के बाद स्थिति जो है वो भयावह देखने को मिल रही है। यूं तो तमाम तरह के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत की आप बात करें तो कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो हैरान करने वाली है। आपको बता दें कि बरसात को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं के दावे और वादे किए जाते हैं, इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर किया जाता है, लेकिन जब बारिश आती है तो ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है ये आप देख सकते हैं। बहरहाल ये तस्वीर आपको राजधानी देहरादून से दिखा रहे हैं, देहरादून के हाथी बड़कला की तस्वीर, जहां पर बरसात के बाद मंदिर समिति को काफी नुकसान पहुंच रहा है, मंदिर को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है, मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उनमें आक्रोश है। शहर में आज भी पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आए दिन ये खबर सुनने को मिलती है कि महाकाली मंदिर के आसपास पूरे इलाके में नाले का पानी भरा होता है। महाकाली मंदिर परिसर के भीतर तक ये बरसात का पानी 4-4 फीट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचता नजर आता है, क्योंकि आसपास के इलाके के जो नाले का पानी है वो मंदिर परिसर के भीतर पहुंच जाता है, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर अब लगातार आवाज यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विगत कुछ वर्षों में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में वृद्धि को देखते हुए तमाम आवाज यहां पर उठाए जा रहे हैं, जिस क्रम में डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार की पैरवी में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर रेणुका देवी को दी गई है। ये कमेटी महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पिछले कुछ वक्त में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हर एक पहलू की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का काम करेगी। साथ ही आने वाले वक्त में किस तरीके से महिला अपराधों को रोका जा सके, इसके लिए भी अपनी राय देगी। हालांकि कब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, इसके बारे में अब तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही कोई वक्त निर्धारित किया गया है। अब देखना यही होगा कि कब तक ये कमेटी सब पहलुओं पर, यानी कि हर एक पहलुओं का खासा ध्यान रखते हुए रिपोर्ट सौंपती है। सकते हैं कि जो काम कमेटी को दिया गया है एक बेहद महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील कार्य है, जिसमें कमेटी पूरी जो है गहनता से इसका अध्ययन करेगी और एक रिपोर्ट जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको देगी, और उसके पश्चात जो है फिर उत्तराखंड पुलिस अपनी रणनीति कार्य योजना बनाएगी। तो इसमें जो है कमेटी सभी पहलुओं में इसको लेगी। तो कमेटी अपना समय जो है अपने अनुसार जो है अभी कार्य शुरू करेगी और जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। कमेटी को दिया गया है एक बेहद महत्वपूर्ण। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात खटीमा की कर लेते हैं। खटीमा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में खटीमा में बन रहे नए केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया है। केंद्रीय विद्यालय के निरीक्षण में जानकारी देते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर सक्षम चुग ने बताया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से पिछले 1 वर्ष से खटीमा में 8 एकड़ की भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए 24 कक्षाएं,
3 लैब, 1 लाइब्रेरी, 2 अतिरिक्त लैब, 1 कैंटीन, लगभग 3 एकड़ में खेल ग्राउंड और इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के आने जाने के लिए रैंप का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 25 करोड़ की लागत से बन रहे केंद्रीय विद्यालय का 80% कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले सत्र 2024-25 में निर्माण कार्य पूरा कर बिल्डिंग में नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण खटीमा के विकास में एक मील का पत्थर है। इस अवसर पर जिला महामंत्री सतीश गोयल, नगर अध्यक्ष जीवन धामी, नगर महामंत्री मनोज वाधवा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विद्यालय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार इसमें पिछले 23 से, ये फरवरी 23 से स्टार्ट हुआ था बनना और जो लगभग 90% इसमें कार्य पूरा हो चुका है। ये 25 करोड़ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आज हम इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार निरीक्षण करने आए हैं और इसमें जो जितने काम हो चुका और जो काम होने हैं उसके बारे में हमने प्रोजेक्ट के जो अधिकारी उन लोगों से बात करी है और उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट हम 2-3 माह के अंदर सरकार को हस्तांतरित कर देंगे और इसके जो हमारा केंद्रीय विद्यालय इस समय वर्तमान में बंडिया में संचालित है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला शुरू हो जाएगा, इस वाले 2025 वाले। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 60 वर्ष पूरे होने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में बलिदान दिवस 1 सितंबर को प्रस्तावित षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम किया जाना है। आपको बता दें कि इस प्रस्तावित षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में रामलीला ग्राउंड खटीमा में एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खंड और प्रखंड लेवल के सभी लोगों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस समारोह में शामिल हो। इसके अलावा संतों, पूर्व सैनिकों, विद्यालय के बालक बालिकाओं और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आमंत्रित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के नैनीताल विभाग संयोजक बजरंग दल पूरन चंद्र जोशी ने अवगत कराया है कि खटीमा प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद के 60वां स्थापना दिवस का 1 सितंबर को मनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें संतों, पूर्व सैनिकों, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों एवं सभी वर्गों के व्यक्तियों तथा महिला शक्ति को संगठित करने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। 3 बजे से षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त हमारे खंड उपखंड के कार्यकर्ता, प्रत्येक हैं तो बूंद भर हैं, परंतु अगर हिंदू हैं तो समुद्र। 60 वर्ष पूरे होने पे हम षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन इस खटीमा प्रखंड में किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रखंड के समस्त कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के एवं बजरंग दल के खंड स्तर पे, उपखंड स्तर पे सभी हिंदू लोगों को आह्वान कर रहे हैं। इस षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम के लिए सभी को जो है आग्रह किया जा रहा है इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो इसमें हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो एक समरसता का उद्देश्य है। हम सब एक हैं, हम वर्गों में ना बटें, जातियों में ना बटें, हम सब हिंदू हैं। हिंदू संगठित होगा तो सुरक्षित रहेगा, ये एक संदेश हम देना चाहते हैं। इसमें इस कार्यक्रम 1 तारीख को रामलीला ग्राउंड पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। 3 बजे से एक सार्वजनिक हवन किया जाएगा, जिसमें। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे द्वारा आज से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनभुलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण हुई भूमि का सर्वे शुरू किया जा रहा है। ये वही बनभुलपुरा क्षेत्र है जहां फरवरी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की गई थी। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में रेलवे की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने का हाईकोर्ट द्वारा 2022 में आदेश दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया है कि रेलवे द्वारा प्रशासन से सहयोग मांगा गया था, जिसमें कई विभाग की 6 अलग अलग टीमें बनाई गई है। यहाँ
से मुझे पता चला है खैजान मेडिकल रेलवे द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा बनपुलपुरा में जो रेलवे भूमि है उसका सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे टीम में राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। उसी क्रम में 6 टीमें गठित की गई हैं। उसमें हमारे जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर निगम, बाल विकास के साथ साथ राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ टीमें गठित की गई हैं और कल से ये 6 टीमें सर्वे का कार्य इसको प्रारंभ करेंगे। क्या कुछ पुलिस फोर्स भी मांगी गई है? हाँ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक टीम के साथ हमारी जो सिविल पुलिस है वो लोग भी रहेंगे। इसके अलावा आरपीएफ के लोग भी साथ में रहेंगे। सर, कुल लैंड कितनी है जिसमें सर्विस होगा? ये रेलवे के द्वारा इसको तय किया जाना है क्योंकि मान्य। और अब आगे बढ़ते हुए बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करेंगे। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के चलते फिर लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि मसूरी बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन होने से नगर पालिका द्वारा निर्मित पुश्ता ढह गया है, जिससे पुश्ते का मलबा और पत्थर निकलकर लोगों के मकान के ऊपर आ गया है। वहीं इस घटना में एक पानी टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन सिंह रावत नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पुश्ते के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको ठीक कराकर क्षतिग्रस्त पानी की टंकी के बदले नई टंकी भी लगा दी गई है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी बताया है कि नगर पालिका द्वारा 1 साल पहले ही इस पुश्ते का निर्माण किया गया था, लेकिन देर रात को हुई भारी बारिश से पुश्ते के ऊपर की पहाड़ी में भूस्खलन हुआ, जिससे मलबा और पत्थर पुश्ते से टकरा गया और पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पुश्ता काफी घटिया गुणवत्ता का बनाया गया था, जिस वजह से वो बरसात के समय पर क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर पुश्ता टूटकर उनके घरों के ऊपर आता तो बहुत बड़ा नुकसान और जनजीवन को हानि पहुंच जाता। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भट्ट ने कहा है कि अमित भट्ट का यह कहना है कि नगर पालिका द्वारा पिछले दिनों बेकरी हिल पालिका कर्मचारियों और कॉलोनी के कार्यों की गुणवत्ता पर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। वही बेकरी हिल पर बनाया गया पुश्ता तेज बारिश में ढह गया है। वही कई घर के छत को भी नुकसान पहुंचा है और मकान पर बरसात का पानी आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से नगर पालिका द्वारा पिछले 1 साल में कराए गए कार्यों की जांच की मांग भी की है। तो देखिए लगातार बारिश के कारण दिक्कतें तो हो ही रही है, पर समस्या ये है कि जो पुश्ता है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का लगा हुआ है। हमें सामने दिख रहा है कि इसमें मिट्टी है और केवल छोटे से लालच के चक्कर से अगर किसी परिवार में किसी बच्चे की जान चली जाए, किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन सा विभाग लेगा? केवल ये बोल देना कि बारिश हो रही है, गिर जाएगा, तो बारिश हो जाएगी तो पूरी मसूरी ज़मीन में गिर जानी चाहिए। तो आपदा का बहाना लेके गुणवत्ता के केवल काम को बचाया नहीं जा सकता है। कोई कार्य में कोई गुणवत्ता नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। और जितना परिवार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नगर पालिका को करनी चाहिए। उनकी टीन टूट गई है, पर घर के टाइल्स टूट गई है, उनकी टंकी टूट गई है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना सामान? ये जब हमने यहाँ पे काम करवाया था तो ये जो पूरा है इधर पूरा मिट्टी का पहाड़ था ये, और ये सुरक्षा की दृष्टि से पहले भी सेफ नहीं था। तो हमने ये कहा कि इसको जो है हम पुश्ता लगा के इसको, जिससे यहाँ कोई मिट्टी और पत्थर यहाँ न गिरे घरों में, तो वो लगवाया था। अब जो पीछे पलम भरा गया वो पलम सही क्वालिटी का लगा, उसमें कोई वो नहीं है, गुणवत्ता सही है। जेईई ने हमारे नगर पालिका ने देखा था, तभी वो नापा गया था। और आज क्या हुआ, आपदा के कारण जो ये खिसका तो पीछे की जो मिट्टी है वो उसके साथ आ गई, तो ये लग रहा है कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता बिल्कुल सही है और काम अच्छा हो रखा था, और कोशिश हमारी यही थी कि भाई अच्छे के लिए करा था हमने। तो अब ये आपदा का मामला है तो इसमें कोई भी क्या कर सकता है। नहीं, आरोप पर प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलता है, और दिखावे की राजनीति हम करते नहीं है। हमें पता लगा, हम मौके पे अपने नगर पालिका से जो हमारे वर्क एजेंट है
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारी बारिश के कारण मसूरी के पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुश्ता ढहने और क्षतिग्रस्त लंढौर बाजार को जाने वाला मुख्य मार्ग के नुकसान का निरीक्षण उन्होंने किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने तय समय पर कार्य पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष तौर पर ध्यान देने की बात भी कही है। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान के कार्यों को शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि यहां पर निर्माण सामग्री लाने में परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यहां पर हो रही दिक्कतों को दूर कर शीघ्र कार्य पूर्ण किया जाए। क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी एसडीएम को सूचित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके मैंने निश्चित किया है। इसी प्रकार एक ब्राइट पुट्टी का उसका मैक्सिंग लोन के बाद एक उसका गिरने से वहाँ के वहाँ पर जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको भी क्षति हुई है और भी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्व में भी उस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ पर पेड़ गिरा था, कई टैक्सी वालों का नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हमने उससे करवाई थी। आज मैंने साहब को निश्चित किया है कि क्षति का आकलन करके उस व्यक्ति से की पुष्टि कराई जाए और लगातार हमारे अधिकारी, हमारे निगम के कर्मचारी इस काम में लगे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की ही करेंगे। मसूरी में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मजदूर संघ का धरना समाप्त हो गया है। अब वही मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और महामंत्री संजय टम्टा और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी द्वारा एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी पर धरने के दौरान एक होटल में मौज मस्ती और दावतें उड़ाने की बात को लेकर खेद व्यक्त करते हुए उनसे माफी मांगी है। इन्होंने आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता ने आंदोलन के दौरान कहा था कि एसडीएम मसूरी अधिकारियों के साथ होटल में दावतें कर रहे हैं और क्योंकि 24 अगस्त को मजदूर संघ के 3 सूत्रीय धरना को स्थगित कर एसडीएम मसूरी ने पालिका कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया था, जिसमें अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को मजदूर संघ की मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कागजात को तलब किया था और 25 अगस्त को मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया था। परंतु जब मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा तो वहां पर एसडीएम और अन्य अधिकारी नहीं मिले, जिससे संघ में भी भारी आक्रोश था, जिसको लेकर उनके द्वारा धरने स्थल पर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी के खिलाफ अपशब्द कहे गए। उन्होंने कहा कि बाद में जब उनको जानकारी मिली कि एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी मसूरी के एक होटल में लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद कर्मचारी और अधिकारियों का सम्मान कर रहे थे और उनके लिए वहां खाने की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद मजदूर संघ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सार्वजनिक रूप से एसडीएम मसूरी से खेद व्यक्त कर माफी मांगी है। वही मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और महामंत्री संजय टम्टा ने कहा है कि उन्होंने एसडीएम पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या अन्य का आरोप नहीं लगाया था। अगर एसडीएम मसूरी उनकी किसी बात से आहत हुए हैं तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा है कि एसडीएम मसूरी ने हमेशा से उनका साथ दिया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो उनको माफ करेंगे और जो आगे का कार्य है वो करेंगे। शासक एसडीएम महोदय के माध्यम से पालिका में बुलाया गया। फिर
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा के सदन में निर्दलीय विधायक द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप की जांच की जानी चाहिए। सरकार और विधायकों को इसमें आगे आकर इसका खंडन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसको लेकर पुलिस को निर्भीक होकर काम करना चाहिए। अपराधियों में पुलिस का डर कायम रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड पुलिस को पड़ोसी राज्य से सीखना चाहिए, जहां पर अपराधी या फिर सामाजिक तत्वों को बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के पूरे देश में उत्तराखंड के लोग ईमानदार और अपने मान मर्यादाओं से रहने वाले लोग होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे ये कहा कि विधानसभा में एक विधायक ने सरकार गिराने का सवाल उठाया, वो निश्चित ही बेहद गंभीर विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर में शासनादेश के अनुपालन में कांडा महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा महाविद्यालय में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। युवा संसद प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को संसदीय कार्यवाही से अनुभव रूप से परिचित करवाने का है, यानी कि इसकी जानकारी देने का है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका, नीति निर्माण की प्रक्रिया, सांसदों के दायित्व, सरकार के साथ साथ प्रतिपक्ष की भूमिका आदि से अवगत करवाना था। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका पाठक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल ने राष्ट्रगान के साथ युवा संसद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा संसदीय कार्य प्रणाली को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण, शून्यकाल प्रश्नकाल में पर्यावरण शिक्षा, विदेशी नीति और सदन द्वारा संसद में महिला सुरक्षा के संबंध में प्रस्तुत विषय पर परिचर्चा करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल द्वारा रिया पांडे, करिश्मा माजला और हिमांशु पांडे को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के विजेता के रूप में चयनित किया गया है। युवा संसद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भौर्याल द्वारा छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।